नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग भाई। आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सैटरडे और संडे इन दोनों दिन आप लोग आई थिंक मेहनत करते हैं, आराम नहीं करते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो संडे के टेस्ट को लगातार देते आ रहे हैं। और हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि अपने टॉप रैंकर को एक विशेष प्रकार के सम्मान से सम्मानित करने के लिए, और इसके बारे में हम आगे की टेस्ट के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो लगातार जो भी विद्यार्थी हमारे संडे के टेस्ट को लगातार अच्छे से मेहनत करके दे रहे हैं उनके लिए असीम शुभकामना, अनंत शुभकामना। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने लगातार क्लास को किया है उनमें मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पर बात की, और इसके साथ साथ बंगाल पर हम लोगों ने बात की, और अब हम लोग मैसूर पर बात कर रहे हैं, अवध पर भी हम लोगों ने बात की। और इसी क्रम में आगे चल करके हम लोग सिख और मराठों जैसे क्षेत्रीय राज्यों के बारे में विस्तार से पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद अंग्रेजों की जो नीति होगी हिंदुस्तान को लेकर के, हिंदुस्तान के संदर्भ में, उस पर हम लोग बात करेंगे। और टेस्ट भी हमारा लगातार होता रहेगा। दो प्रकार का टेस्ट आपके बीच में हमारा चल रहा है, आपको पता ही है। एक तो जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पीसीएस को टारगेट करके जो टेस्ट किया वो लगातार चल रहा है, और दूसरा हर टॉपिक का अपना टेस्ट। तो जैसे हम लोगों ने पिछला टेस्ट जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लिया था, वैसे हम लोग नेटिव स्टेट से एक टेस्ट लेंगे जिसमें बंगाल, मैसूर, ठीक है, अवध, सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध की श्रृंखला से शुरू करते हैं। लेकिन लेकिन अंग्रेज मैसूर के शासकों के बीच में जो संघर्ष होगा, उस संघर्ष के बारे में बात करने से पहले हम इनके पृष्ठभूमि पर परिचर्चा करेंगे, मैसूर के इतिहास को संक्षिप्त में जानेंगे, और उन नायकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मैसूर में शासन सत्ता की नींव डालते हुए अंग्रेजों से दो दो हाथ किए। तो चलिए अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं, और लगातार हमारे साथ हमारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस प्रक्रिया भी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी इसलिए होता है कि हमें भी खुशी मिलती है, और ये खुशी आप लोगों के बीच में भी होनी चाहिए। तो लगातार स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं तो उससे पहले मोस्ट वेलकम शशांक आईएएस। लगातार पिछले कई महीनों से आप लोग अपने विश्वास को बनाए हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने, जिनके दोस्तों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जो कि हालांकि जब यूट्यूब पर मेरी क्लास चलती है तो वहां पर विशेष करके इस इन्फॉर्मेशन को आपको देना चाहिए, लेकिन यहां पर भी मैं बता रहा हूं कि आपके जिन दोस्तों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया उनसे जरूर बोलें कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। हाँ, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय आप शशांक आईएएस उसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम लिखा हुआ जरूर देखिएगा। तो सो डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, आज ही डाउनलोड करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आप महसूस करते हो तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उस ग्रुप के माध्यम से हम आप तक आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, आंग्ल मैसूर युद्ध जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हमने यहां पर लिख रखा है, लेकिन इस पॉइंट्स पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। शासक हैदर अली, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलेस्ट, हालांकि हम लोग दक्षिण की बात कर रहे हैं लेकिन बंगाल के गवर्नर की भी चर्चा कर रहे हैं। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि होगा वो आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि होगी 1769 में। और बाकी विशेष बातें कुछ लिखी गई हैं, लेकिन इन सब पर हम लोग एक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 69 के मध्य लड़ा गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं मैसूर की, और देखते हैं कि मैसूर कहाँ है और किस तरह से मैसूर राज्य का अभ्युदय होता है। मैसूर राज्य के अभ्युदय के पहले की स्थिति के बारे में भी हम लोग जान लें। तो यहां पर मैं आपको एक मैप बना रहा हूं, थोड़ा सा इस पर आप लोग गंभीरता से ध्यान देंगे, जिससे कि इस टॉपिक की सहजता और सरलता आपके बीच में निकल करके आए, जो कि हमारी संस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और हमारा उद्देश्य है। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे। हम चलिए मान लेते हैं, और आप भी लगातार स्वीकार करते हैं कि यह आपका हिंदुस्तान है, तो नाराज नहीं होंगे, स्वीकार कर लेंगे, ये आपका हिंदुस्तान है, ठीक है। और हिंदुस्तान में हम दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ठीक इसके लाइन के नीचे का जो पार्ट है ये आपका दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया। चूंकि मैसूर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है साउथ इंडिया की बात करेंगे। यहां पर दक्षिण भारत में जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनके लोकेशन के बारे में मैं अगर आपको एक बार बता दूं तो आप यहां पर देखिएगा। आप यहां पर इस तरह से देख सकते हैं कि यहां पर ये वाला जो बेल्ट है ये त्रावणकोर, ठीक है, ये त्रावणकोर है, त्रावणकोर। त्रावणकोर के ठीक
इस वाले बेल्ट पर अगर आप देखेंगे यहां से, अब कोई जरूरी नहीं कि सेम वही लोकेशन हो, ये आपका जो है ये आपका मैसूर है, मैसूर राज्य है, ठीक है। इसके बाद आप यहां तक अगर आप आएंगे, ये वाला जो बेल्ट है आपका, और ठीक इसके ऊपर, इसके ऊपर ये तकरीबन उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है। हालांकि जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जिसको हमें पढ़ाना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ठीक उत्तरी सरकार से लेकर के यहाँ तक का जो मैं एक क्षेत्र इंडिकेट कर लूँ, ये आपका हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद निज़ामों का क्षेत्र पड़ता है लगभग इसी लोकेशन के आसपास। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मराठा पेशवा, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, पेशवाओं का शासन, पेशवा। हालांकि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, जो डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1767 में, तो आपको पता है कि 1767 की अगर हम बात करें तो इस समय तक आते आते जो मराठों का अपना पावर था, जो शक्ति था, वो लगभग क्षीण हो चुका है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1761 ईस्वी में, 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, थर्ड युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आपने देखा था कि मराठा और जो है अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो जंग हुआ, उस जंग का परिणाम हुआ कि मराठे पराजित हुए। और उसके बाद जो मराठों का विस्तार चल रहा था, और ऐसा जो है इतिहासकारों का मानना था कि अगर 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित नहीं हुए होते अहमद शाह अब्दाली से, तो संपूर्ण भारत पर मराठों का आधिपत्य होता। तो उस पराजय के बाद मराठों की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती गई, और जब जब क्षेत्रीय शक्तियों का ह्रास होगा, आपस में लड़ेंगी, तब तब बाह्य जो आक्रांता है, चाहे व्यापार करने के लिए आए, चाहे शासन करने के लिए आए, वो मजबूत होंगे। खैर, यहां पर आपको इस चीज को समझना है कि 1767 तक जो मराठे थे, उनके बारे में अगर हम बात करें तो मराठे कमजोर हो चुके थे। लेकिन कमजोर का मतलब भी इतना नहीं समझना चाहिए कि एकदम वो कमजोर हो चुके थे, ये स्थिति थी। तो ठीक यहां पर मराठा साम्राज्य, इसके ठीक नीचे मैसूर है, यानी कि कर्नाटक है, इसको कर्नाटक के रूप में भी जानते हैं। तो आप यहां पर ये पॉइंट को भी कर लीजिए, ठीक। तो हमें यहां पर मैसूर को ध्यान देना है, मराठों को ध्यान देना है, और हैदराबाद के निजाम को ध्यान देना है। चलिए, मैसूर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मैसूर साम्राज्य के अभ्युदय की स्थिति कब से बनी, उसको भी थोड़ा सा जान लें, और उसके बाद फिर एंग्लो मैसूर वार पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए, आपको याद होगा कि जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, और मतलब याद क्या होगा, अभी जब हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर आप लोग कभी पढ़े होंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 1565 में, 1565 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, बहुत लोकप्रिय युद्ध है दक्षिण भारत में। 1565 ईस्वी के इस लोकप्रिय युद्ध को इतिहास में तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। देखिए, इन सब डेट्स को, इन सब युद्धों को आपको ध्यान रखना है। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। इसी तालीकोटा के युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, यह भी ध्यान देना है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को देखेंगे, बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक है। इसी बन्नी हट्टी के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, और किसके किसके बीच हुआ? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वह विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत हुआ। विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ, और कहा जाता है कि इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो जाती है। विजय किसकी होती है? बहमनी साम्राज्य की। तो बहमनी साम्राज्य की विजय हुई, और विजयनगर साम्राज्य, जिसका नाम विजयनगर था, उसकी पराजय होगी। और विजयनगर साम्राज्य की पराजय होती है यहां पर, और उसके बाद धीरे 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 विजयनगर साम्राज्य जिस भूभाग में फैला हुआ था वह धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया, और जिन जिन क्षेत्रों पर विजयनगर साम्राज्य का अपना आधिपत्य था, वे सारे क्षेत्र लगभग स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। सेम वही कहानी है कि जो मैसूर वाला ये बेल्ट था, यह भी विजयनगर साम्राज्य के ही अधीन था। लेकिन जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य हार जाता है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि फिर उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है, और जब शासन सत्ता की पकड़ कमजोर होती है, तब तब क्षेत्रीय
शक्तियों का अभ्युदय या नए नए लोगों का अभ्युदय स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो मैसूर का जो क्षेत्र है, दरअसल ये किसके अंडर में आता था भाई? विजयनगर के अंदर आता था, विजयनगर के अंदर आता था। एक लंबे समय के बाद जब विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य से पराजित हो गया, तब आप देखेंगे कि मैसूर क्षेत्र का अभ्युदय होता है। और उसी मैसूर क्षेत्र में आगे चल करके मैं कहानी बताऊं वह यह है कि 1612 ईस्वी में, मैं यहां पर लिख देता हूं मैसूर दोबारा से, इसी मैसूर में आप देखेंगे कि 1612 ईस्वी की घटना है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है वेंकट द्वितीय, वेंकट द्वितीय। तो वेंकट द्वितीय ने क्या किया? मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना की। कहीं पर वडेयार लिखा है, कहीं पर वाडियार लिखा हुआ है। तो वाडियार वंश की स्थापना की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपने देखा कि विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष 1565 में तालीकोटा, परिणाम विजयनगर साम्राज्य कमजोर हुआ। उसी की स्थिति में आगे चल करके 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना की। इतिहास एक एक कदम आगे बढ़ता रहा और आने वाले भविष्य में एक अगला डेट होगा 1704। 1704 ईस्वी में मैसूर का जो शासक था यानी कि वाडियार वंश का, उसका नाम था चिक्का देवराय। तो 1704 ईस्वी में आप देखेंगे यहां का शासक है चिक्का देवराय। कहा जाता है कि चिक्का देवराय जिस समय मैसूर में शासन कर रहा था, उस समय ये कहीं न कहीं मुगल बादशाह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करता था। तो किसकी अधीनता स्वीकार करता था? मुगल बादशाह औरंगजेब की। तो मुगल बादशाह औरंगजेब की अधीनता। हालांकि आप देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है और औरंगजेब की जब मृत्यु होती है उसके बाद आप देखेंगे जो भी मुगल बादशाह होते हैं वह कहीं न कहीं कमजोर साबित होते जाते हैं और जिनका लाभ क्षेत्रीय शक्तियां उठाएंगी और क्षेत्रीय शक्तियों को आपस में टकरा करके विदेशी शक्तियां जिनमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह लाभ उठाएगी। तो हम मान के चलते हैं कि औरंगजेब अपने अंतिम स्थिति में है और बहुत जल्द ही औरंगजेब की मृत्यु होने वाली है और उसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों में आपस में टकराव और बढ़ जाएगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी। खैर जो भी है 1704 तक की स्थिति ये है। इसके बाद थोड़ा सा और हम छलांग लगाते हैं और कहानी आगे बढ़ाते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में, देखिए जब 18वीं शताब्दी के मध्य की बात की जाए तो इसका मतलब कि 750 ईस्वी के बाद की कहानी। 18वीं शताब्दी के मध्य में यहां का शासक कौन था? 18वीं शताब्दी के मध्य की अगर हम बात करें तो मैसूर का शासक उस समय था चिक्का कृष्णराज। ये नाम चिक्का है, चिक्का कृष्णराज। तो चिक्का कृष्णराज जो थे, आप यहां पर इसको पॉइंट आउट करेंगे, ये 18वीं शताब्दी में वाडियार वंश के शासक होते हैं। कहा जाता है कि चिक्का कृष्णराज बहुत ही आलसी होते हैं, उस स्थिति में नहीं रहते जिस स्थिति में उनको रहना चाहिए। ऐसे में इनके ही शासन सत्ता के अंतर्गत इनके जो अधिकारी होते हैं, इनके जो मंत्री होते हैं, उनके अंदर ये लालसा आ जाती है कि क्यों ना मैं मैसूर पर अधिकार कर लूं और अधिकार करके मैसूर की शासन सत्ता को अपने नियंत्रण में लेकर के भोग करूं। तो चिक्का कृष्णराज के 2 मंत्री होते हैं जो बड़े प्रमुख होते हैं। कितने मंत्री भाई? 2 मंत्री होते हैं जो बड़े प्रमुख होते हैं। चलिए इनका नाम लिख लीजिए भाई। इनके एक मंत्री का नाम होता है देवराज। क्या नाम है? देवराज। और दूसरे मंत्री का नाम होता है नंदराज। बात को बड़े बाकी समझिएगा। अच्छा, अगर आपको याद करना हो तो देवानंद याद कर लीजिएगा। देव और आनंद, तो नंद। तो देवराज इनके बड़े अच्छे मंत्री होते हैं। बड़े अच्छे क्या मतलब? महत्वाकांक्षी होते हैं। और दूसरे मंत्री होते हैं नंदराज। तो देवराज और नंदराज, अगर विभाग की बात की जाए तो देवराज जो है यह सेनापति होता है और नंदराज जो होता है वह वित्त विभाग और राजस्व का प्रमुख होता है। वित्त विभाग, वित्त प्लस राजस्व का प्रमुख होता है। तो एक तरफ आप देखेंगे देवराज सेनापति और नंदराज वित्त और राजस्व का प्रमुख होता है। दोनों के मन में यह था कि चिक्का कृष्णराज को शासन सत्ता से हटा दिया जाए और मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। ऐसे में दोनों ने ही अपने अपने खेमे में अलग अलग प्रकार के लोगों को रखने लगे और कहीं न कहीं देखिए नंदराज वित्त विभाग का
मुख्य है, राजस्व विभाग का मुख्य। इसका मतलब ये नहीं है कि यह इसके पास सेनाओं में पकड़ नहीं है, सेनाओं में पकड़ इसकी भी है, और देवराज तो सेनापति है ही, तो उसकी तो पकड़ होगी ही होगी और अधिक। लेकिन हुआ क्या कि जिसके खेमे में योग्य व्यक्ति शामिल हो जाए, जिसके खेमे में वफादार व्यक्ति शामिल हो जाए, निश्चित रूप से वह सफलता की ओर अग्रसर होगा। कहानी यही होती है कि नंदराज के खेमे में एक ऐसा व्यक्ति सिपाही के पद पर आता है, जो सिपाही तो बनता है लेकिन वह आगे चल करके नंदराज के कटुतापूर्ण व्यवहार से दुखी होकर के नंदराज को भी शासन सत्ता से हटा देता है, और नंदराज को हटाने के बाद वह मैसूर का शासक बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हैदर अली की। तो अभी इनकी सेना में एक सिपाही के रूप में आएगा हैदर अली। अब हैदर अली की एंट्री हो जाती है, हैदर अली एक सिपाही के रूप में इनके साथ जुड़ता है। तो चलिए हैदर अली के बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लें, और उसी के बाद फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए थोड़ा सा हैदर अली के बारे में आप यहां पर देख लीजिए, और उसके बाद पूरी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ जाएगी। हैदर अली, हैदर अली के बारे में पहला पॉइंट, जन्म। आप लोग भी पॉइंट आउट कर लीजिए। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर में ही, आप देखेंगे मैसूर में कोलार जिला है, कोलार जिला मैसूर के कोलार में हुआ था। कब हुआ था? 1722 ईस्वी में। इनके जो पिता हैं, इनके जो फादर हैं, कहा जाता है कि कुछ सैनिक अधिकारी थे। फतेह मोहम्मद, पिता फतेह मोहम्मद, ये सैनिक अधिकारी थे। तो कहीं न कहीं हैदर इनसे प्रभावित था। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है और कहते हैं कि 1755 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में हैदर जो है वह, देखिए 1755 से पहले ही वो सेना नायक के रूप में कार्य शुरू कर देता है, लेकिन 1755 ईस्वी में जब हैदर अली नंदराज के खेमे में शामिल हुआ, नंदराज मजबूत हो रहा था, देवराज से कहीं अधिक वह योग्य था, और नंदराज जब मजबूत हो रहा था तो नंदराज को जो है हैदर अली मिला। और जब हैदर अली इतना बेहतर तरीके से नंदराज को आगे बढ़ाता है तो नंदराज हैदर अली से खुश हो जाता है, और हैदर अली को 1755 ईस्वी में कहां भेजता है? डिंडीगुल। अब जरा इस नाम को आप याद करिएगा, मैं कहानी बता रहा हूं। दरअसल हैदर 1755 ईस्वी में डिंडीगुल जाता है, और डिंडीगुल एक जगह है, यहां का ये क्या नियुक्त होता है? फौजदार नियुक्त होता है। सोचिए, एक सामान्य सिपाही 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त होता है, और जब हैदर डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त होता है तो यहां पर हैदर क्या करता है? यहां पर हैदर जो है फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसियों की सहायता से क्या करेगा भाई? कौन बताएगा? फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर जो है डिंडीगुल में शस्त्रागार का निर्माण करता है, शस्त्रागार का निर्माण करता है। अब जाहिर सी बात है कि जब डिंडीगुल में हैदर शस्त्रागार का, आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करेगा, शस्त्रागार का मतलब कि जहां पर आप अस्त्र शस्त्र बनाएं और बेहतर तरीके से उसको सुरक्षित रखें, शस्त्रागार का निर्माण किया। किसकी सहायता से करता है? फ्रांसीसियों की सहायता से। जाहिर सी बात है कि जब हैदर फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार का निर्माण करेगा तो दूसरी यूरोपीय शक्ति जो होंगी उनके कान खड़े हो जाएंगे। और दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन है भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहा जाता है यहीं से हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है टकराहट शुरू हो जाती है। समय धीरे धीरे निकलता है और हैदर देखता है कि जो नंदराज है वह अयोग्य है, स्वार्थी है, सेल्फिश है, मैसूर को उस स्तर पर नहीं ले जा सकता जो हैदर ले जा सकता है। इसलिए हैदर और नंदराज के बीच में भी वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं, मैं उसको बता करके इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकता, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको भी अनावश्यक उस राजनीतिक बैकग्राउंड में नहीं जाना है जहां से आप इन महत्वपूर्ण बातों को भी भूल जाएं। तो इसीलिए आप यहां पर देखेंगे कि ये जो हैदर है, बात को बारीकी समझिएगा, ये जो हैदर है अब जो है नंदराज को भी हटाना चाहेगा, और कहानी आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि हैदर ने 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में नंदराज को हटा दिया, नंदराज की हत्या कर, नंदराज की हत्या कर
स्वयं केंद्र बिंदु में आ गया, केंद्र बिंदु में आ गया। यानी कि क्या बन गया, एक तरीके से शासक बन गया। और जो शासक था पहले का ना, जो चिक्का कृषराज, वो एकदम कहते ने कि नंदराज के समय में दया पात्र और जीवन खत्म के बराबर था। तो अब जो है 1760 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। हैदर एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। हैदर अली के बारे में कुछ और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और उसके बाद, लेकिन यहां पर इस बात को बारीकी से आप समझिएगा कि हैदर की टकराहट तो हो चुकी है अंग्रेजों से। अब अंग्रेज हैदर के दुश्मन हैं। जरा दोबारा से हम इस चीज को आपको बता दें, इस मैप को आप देखिएगा कि ये जो मैसूर है अब ये हैदर के अंतर्गत आ गया। यानी कि अब हैदर की टकराहट किससे किससे हो सकती है, अंग्रेजों से ही नहीं हो सकती है, क्योंकि हैदर तो महत्वाकांक्षी है। तो इस मैप को देखिए, हैदर इस पूरे क्षेत्र का शासक बन जाता है। और जब हैदर इस पूरे क्षेत्र का शासक बन जाता है तो जहां जहां से इस राज्य की सीमा टच होगी वह सभी राज्य हैदर से भयभीत होंगे। जैसे यहां पर पेशवा जो मराठा हैं और यहां पर हैदराबाद निजाम, ये दो प्रमुख हैं। तो हैदर के कहीं न कहीं ये भी दुश्मन बनेंगे, लेकिन इनको और अधिक भड़काने का कार्य कौन करेगा, अंग्रेज। और अंग्रेज हैदर के दुश्मन क्यों हैं, क्योंकि हैदर ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। तो यहां पर इस बात को आपको बारीकी से समझना है। देखिए हैदर के बारे में और भी मैं बात करता हूं, यहां पर आपको एक बात और समझना है। कहते हैं कि बात कुछ इस प्रकार की भी बिगड़ती है कि आप यहां पर देखेंगे कि 1764 ईस्वी की बात है। 1764 ईस्वी में जब हैदर, देखिए हैदर जब शासक बनता है, यहां पर इस मैप में देखिएगा, जब हैदर शासक बनता है तो मराठों को तनाव होता है। मराठा यानी कि पेशवा, अब मराठों को लगा कि हैदर अपनी साम्राज्य का विस्तार करेगा तो मराठा भूक्षेत्र भी उसके नियंत्रण में आएगा। तो कहीं न कहीं मराठे इसके अगेंस्ट में जाने लगे और जो है कहानी आगे बढ़ती है। तो 1764 में मराठा सरदार जो होता है, जिसका नाम होता है मतलब पेशवा माधवराव ने आक्रमण कर दिया। 1764 में जो है पेशवा माधवराव ने आक्रमण कर दिया और एक युद्ध हुआ, इसको कहते हैं हल्ली वल्ली का युद्ध। तो 1764 में हल्ली वल्ली का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ भाई, हल्ली वल्ली का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ, मराठा पेशवा माधवराव और हैदर के बीच में, हैदर अली के बीच में। कहा जाता है कि इस युद्ध में हैदर पराजित हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो कूटनीतिक परिचय देते हुए अपने आप को व्यवस्थित किया। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1764 में हैदर के ऊपर मराठों ने आक्रमण किया था, उस समय मराठा सरदार यानी कि पेशवा कौन था, तो माधवराव था। तो यहां पर इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। खैर, पृष्ठभूमि और युद्ध तो आपको अंग्रेजों के साथ देखनी है। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी। अब अंग्रेजों के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो कि उससे पहले हैदर के बारे में दो बातें और मैं अगर आपको बता दूं, बुरा ना माने। देखिए हैदर बहुत कहते हैं ना कि न्यायप्रिय भी था और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना चाहता था। कहा जाता है कि मैसूर में चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर था, आप यहां पर देखेंगे, जिसके निर्माण कार्य के लिए इसने दान दिया था। तो मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के निर्माण हेतु दान दिया। इसके अलावा इसने तांबे और सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, तांबे और सोने के क्वाइंस इसने इशू किए और देखिए उस पे किसके चित्र का अंकन करवाया। आप देखेंगे कि तांबे एवं सोने के सिक्के जारी किए और इस पर किसकी मूर्ति का उत्कीर्ण किया, मूर्ति शिव, पार्वती, विष्णु।
तो इससे इस बात की अनुभूति या अनुमान लगाया जा सकता है कि हैदर समन्वयवादी विचारधारा का बड़ा धनी था और हिंदू मुस्लिम एकता को जो स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और जो भी शासक अपनी जनता में इस प्रकार का कार्यकर्ता निश्चित रूप से लोकप्रिय होता है। हालांकि अंग्रेज इसके सदैव अगेंस्ट में रहे हैं, इसके क्षेत्रीय जो मित्र थे वह सदैव हैदर से डरते रहे, क्योंकि हैदर एक प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। ऐसे में गुटबाजी शुरू हो गई। अब कहानी आगे बढ़ती है और आइए देखते हैं कि वो पृष्ठभूमि कैसे बनता है प्रथम जो है एंग्लो मैसूर वार की। तो कहानी, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि में एक और बात, प्रथम एंग्लो मैसूर संघर्ष। प्रथम एंग्लो मैसूर संघर्ष को आप यहां पर देखेंगे, कहा जाता है कि ये जो अंग्रेज, एक तरफ देखिए अंग्रेज और दूसरी तरफ हैदर। अब हुआ क्या, अगर उस मैप को आप याद कर पा रहे हैं जिस मैप को मैंने आपको दिखाया था, तो अंग्रेज जो थे उन्होंने मराठों को भड़काया। देखिए बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन उनमें मैं आपको नहीं लेकर के जाना चाहता हूं। अंग्रेज जो हैं उन्होंने मराठों को भड़काया और कहा कि हैदर इतना महत्वाकांक्षी है, इतना एम्बिशियस है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। और इससे पहले भी 1764 के आप देखेंगे जो है 1764 के माधवराव के आक्रमण को भी आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से हैदर और उनके बीच में जो है वैमनस्यता स्थापित थी। और उसमें अंग्रेजों ने एक और आग में घी का काम कर दिया। अंग्रेजों ने मराठों को भड़काया और अंग्रेज कहीं न कहीं मराठों को अपनी तरफ मिला लिए। इसके बाद अंग्रेज पहुंचते हैं हैदराबाद के निजाम के पास और वहां पर भी यही स्थिति बताते हैं कि हैदर अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा तो निश्चित रूप से आपको समस्या होगी। हालांकि इससे पीछे और भी कई सारे कारण, मैं पुनः बार बार कहूंगा, जब आप बुक पढ़ेंगे तो कई सारे तथ्य आपको निकल करके आएंगे, बट उस पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सीधी सी बात है कि अंग्रेजों ने जो है किसको किसको भड़काया, तो अंग्रेजों ने मराठों को भड़काया। इसलिए आप देखेंगे कि इनके साथ मराठा भी हो जाते हैं और इनके साथ जो है हैदराबाद निजाम भी हो जाते हैं, हैदराबाद निजाम। लेकिन अंग्रेज इस बात को भूल गए कि किसके प्रति वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा सुल्तान, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा के बल पर एक सामान्य सेना से जो है सेना नायक से शासक बन बैठा हैदर। हैदर भी इसमें पीछे नहीं था और हैदर ने भी कूटनीतिक सहारा लिया। हैदर क्या करता है, हैदर मराठों से भी मुलाकात करता है और हैदर निजामों से भी मुलाकात करता है। और ये सारी की सारी कहानी आप देखेंगे कि 1767 से लेकर के 1769 के बीच में आप देख पा रहे हैं। हैदर मराठों से मिलता है और हैदराबाद के निजाम से कहता है, भाई तुम क्यों परेशान हो। हैदर अपने साम्राज्य का विस्तार मराठा साम्राज्य में नहीं करना चाहता, हैदर अपने साम्राज्य का विस्तार निजामों के क्षेत्र में नहीं करना चाहता। हैदर अगर किसी का मान मर्दन करेगा तो अंग्रेजों का करेगा। और कहा कि आप तनाव मत लीजिए, जो भी क्षेत्र मैं अंग्रेजों से अर्जित करूंगा, जो भी धन दौलत मुझे प्राप्त होगा, हम मराठा सरदार और हैदराबाद के निजाम को देंगे। और कहा जाता अपने डिप्लोमेटिक कूटनीतिक परिचय को दिखाते हुए हैदर ने मराठों को और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। सोचिए, समीकरण 1767 से बनना शुरू हुआ। पहले अंग्रेजों ने मराठों को और हैदराबाद के निजामों को अपनी तरफ मिलाया और उसके बाद फिर हैदर ने इन सबको अपनी तरफ मिला लिया। इसी के बीच में कई छोटे छोटे युद्ध होते हैं जिन पर कोई विशेष नाम लेने की जरूरत नहीं है। और अंततः अंग्रेज इस चीज को समझ गए कि ये हमारे लिए बड़ा दुष्कर होगा। अंग्रेज हाथ जोड़ लिए। पहली बार इस स्थिति में 1769 में अंग्रेजों ने किसी के सामने हाथ जोड़ा तो हैदर के सामने हाथ जोड़ा। कहा, भाई हैदर, हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तब आप देखेंगे कि एक संधि होती है और वह संधि कहाँ होती है भाई, मद्रास में होती है, मद्रास में। तो मद्रास की संधि हुई। अब ये जो मद्रास की संधि हुई ये 4 अप्रैल 1769 को हुई। किसके किसके बीच, अंग्रेज और हैदर के बीच। और ये जो संधि थी ना, ये संधि की जो शर्तें थी वह हैदर के ही हित में थी, हैदर के लिए। इसी संधि को, मद्रास की संधि को आप देखेंगे यहां पर कि मद्रास की संधि को किस नाम से जाना जाता है भाई, यहां पर इसी मद्रास की संधि को आप यहां पर पॉइंट आउट कर लीजिए, प्रतिरक्षात्मक संधि के रूप में जाना जाता है, प्रतिरक्षात्मक। अब यह भी प्रतिरक्षात्मक संधि क्या होता है, प्रतिरक्षात्मक संधि यह था कि हैदर ने अंग्रेजों से कहा कि ये मद्रास की संधि जो हुई थी उसमें कहा कि अगर हमारे ऊपर किसी भी
दुश्मन के द्वारा आक्रमण होता है तो आप हमारे साथ खड़े होंगे। अंग्रेजों ने कहा जी साहब। और कहा जाता है इस संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा, और कहते हैं कि इस संधि ने अंग्रेजों की अजेयता को भी समाप्त कर दिया। जो अंग्रेज अभी अजय बने हुए थे उनकी अजेयता को भी समाप्त कर दिया। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि वह कौन सा शासक था जिसके लिए टिप्पणी की जाती है कि इसने अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त कर दिया, तो हैदर था। वह कौन सा शासक था जिसने जो है अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को मान मर्दन किया, तो हैदर था। तो ये सारी चीजें थी। तो आप यहां पर देखेंगे 1769 की ये संधि होती है, लेकिन 1769 की यह संधि बहुत लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि आपको पता है कि साम दाम दंड भेद इन सभी में सबसे प्रबल अगर कोई था तो अंग्रेज थे, और अंग्रेजों ने इस संधि का उल्लंघन कर दिया और एक नई दुश्मनी का बीज बो दिया। बाद में जाकर के अंग्रेजों ने मराठों को उकसाया, और परिणाम ये हुआ कि 1771 ईस्वी के आसपास की बात है कि मराठों ने हैदर पर आक्रमण कर दिया। जब मराठों ने 1771 में हैदर पर आक्रमण कर दिया, तब हैदर इंतजार करता रहा कि मद्रास की संधि के तहत अंग्रेज उसकी सहायता के लिए आएंगे, लेकिन अंग्रेज कभी भी उसकी सहायता के लिए आने को तैयार नहीं होंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक नींव पड़ना शुरू हो जाता है। तो खैर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और कल हम टीपू सुल्तान के बारे में भी आपसे बात करेंगे। 4 एंग्लो मैसूर वॉर टोटल होता है, जिसमें इस स्थिति को देखा जाएगा कि इसमें क्या होगा। तो आज की क्लास में जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप क्लियर करते हुए चलेंगे। किसी भी स्टेटमेंट को हम आपके बीच में रखते हैं तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान देते हुए चलेंगे। आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझ में आएगी। जो भी हमारे नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह मेहनत करते जाएं, प्रॉपर टेस्ट होगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम तत्काल आपकी समस्या का समाधान कर पाएं। हमारी टेक्निकल टीम, हमारी मैनेजमेंट सब आप सभी के हित के लिए कार्य कर रही है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को भी बताएं और एंजॉय करें इस क्लास को। तो मुलाकात करते हैं कल सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर से। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।